यस सर। ओके, सो मैं आपको एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ CO2? How many electrons are present in one molecule of CO2? सिंपल सा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो ट्राई कीजिए। हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं, कौन बताएगा? सबको ही डाउट है। सर 22 इलेक्ट्रॉन। 22 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। हर एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेट मिला के 22 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। सब लोग देखिए, किसी का नहीं आ रहा हो तो बताओ। किसी को डाउट आ रहा हो? किसको डाउट आया? नहीं आया डाउट, मतलब ये क्वेश्चन हो गया। हो गया सबका? किसी का रह गया है तो बताइए। किसी को डाउट है या रह गया है तो बोलिए। आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Zn2+ आयन। इसका मास नंबर 70 है, एटॉमिक नंबर 30 है। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है। सर 38। 38, 8। परफेक्ट। 40 सर। 40, ओके 40। 38 वाला कौन था? सर कशिश। कशिश। कशिश 38 कैसे निकाला आपने? सर 70 उसका मास नंबर और 30 एटॉमिक नंबर, तो उसका न्यूट्रॉन पहले निकाल लेंगे तो 40 आएगा। और हाँ इसका Zn2+ है तो 2+ तो -2 माइनस हो जाएगा, तो 40 - 2 हाँ, = 30। जो 2+ है वो किस वजह से आता है? सर वो दो आयन दे दिया, मतलब नॉन मेटल को अपने। नहीं, वो 2 आयन दे दिया या 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दे रिमूव दिया क्या और हुआ? उसको आयन और आयन चार्ज आ गया। रिमूव वो हुआ या इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ? इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, जिससे नेट पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन बन प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। तो फिर मिस्टेक हो गया ये तो। 40 होगा सर। इलेक्ट्रॉन पे तो 40 होगा। होगा। हाँ। आंसर कितना आ जाएगा? 70 - 30, दैट इज 40। 40 यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, कुछ और चेंज नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। या आईआईटी ने सिर्फ हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। 1979 में आईआईटी एडवांस में आया था। ओके, नेक्स्ट देखिए आप।
द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इन, मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसमें होंगे? पहले होगा 36 ग्राम्स ऑफ H2O। मोलिक्यूल्स देखना, ये चीज ध्यान रखना, 36 ग्राम्स ऑफ H2O पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 28 ग्राम CO। थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो है आपका 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, 46 grams of C2H5OH। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 54 ग्राम ऑफ N2O5, 54 ग्राम ऑफ N2O5। आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? 36 grams of H2. 36 grams of H2O, perfect। 36 grams of H2O, ये किसने आंसर किया था? कशिश? श्रेया। श्रेया, ठीक। सर भाई मेरा भी वही है 36 ग्राम ऑफ H2O। यस सर, 36 ग्राम ऑफ H2O। सबका आ गया, बहुत फास्ट। तो तुम लोग तो अगर होते किस टाइम पे 1979 में, तो तुमने 3 क्वेश्चन सही कर दिए होते लगातार, है ना? यस सर। सर 2020 में तो पता नहीं कितने होने हैं। 2022। हाँ 2022 सॉरी। 2022 में भी हो जाएंगे। अभी मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आपको पता होगा। मोल कॉन्सेप्ट से मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट का यूज हर एक चैप्टर में है। लाइक अगर सॉल्यूशन सोल्व करने जाओगे, सॉल्यूशन चैप्टर है आपका 12th क्लास में, उसमें लगातार मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो इस वजह से मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्यूशन में यूज होगा, गैसियस स्टेट में यूज होगा, इक्विलिब्रियम में यूज होगा, आयनिक एंड केमिकल दोनों में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में मोल कॉन्सेप्ट के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। आपका मोल कॉन्सेप्ट का कुछ कॉन्सेप्ट उठाए, साथ में उन चैप्टर्स को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन कर देगा। बट मेरे ख्याल से ये आ गया होगा कि इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट मैं आपको अपने साइड से एक क्वेश्चन देता हूं, ये IIT का नहीं है, तो आप लिख के देखो और मुझे बताओ इसका आंसर। लिखो, a sample of sodium has mass 46 grams. A sample of sodium has mass 46 grams. A sample of sodium has mass 46 grams. What is the mass of same number of calcium atoms as sodium 80 gram. atoms? 80 gram. 80 gram. सर what is the mass of? What is the mass of same number of calcium atom as of sodium atoms present in this sample? 80 grams किसने आंसर किया था? श्रेया। श्रेया, परफेक्ट। श्रेया का माइंड बहुत तेज चलता है, मानना पड़ेगा। सो 46 ग्राम्स के अंदर आप अगर देखने जाओगे तो सोडियम के 2 मोल्स होंगे, 2 मोल सोडियम एटम्स होगा। और इतने मोल कैल्शियम एटम्स का मास कितना होगा? 2 मोल अगर मैं कैल्शियम एटम्स लूं तो उसका मास कितना होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कैल्शियम का जो मास नंबर होता है, कैल्शियम ऐसे लिखा जाता है 40 20, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो मास होता है वो 40 होता है। और 2 मोल कैल्शियम लूंगा तो कितना हो जाएगा टोटल मास? 80। 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 कर दूंगा तो सिंपली 80 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। कुछ था नहीं वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा कैलकुलेशन बेस दे दूं? यस सर। थोड़ा मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं इस क्वेश्चन में। लिखिए,
हाँ ये रहा। A 25 mm into 40 mm, a 25 into 40 mm शीट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की शीट ले रखी है, एक शीट समझ गए ना, पतला सा फिल्म सा ले रखा है। 25 into 40 mm शीट ऑफ गोल्ड हैज थिकनेस 0.25 mm। इसका थिकनेस कितना है? 0.25 mm। If density of gold is 19.6 gram per centimeter cube, if density of gold is 19.6 gram per centimeter cube, you have to calculate number of gold atoms present in this sheet. थोड़ा सा भारी है लेकिन कर पाओगे, कुछ लोग तो अप्रोच कर लेंगे, बाकी मैं समझाता हूं। If density of gold is 19.6 gram per centimeter cube, you have to calculate number of gold atoms present in this sheet. सर 2 मिनट कितना निकाल के दिया? सर बस कैलकुलेशन करे, बस 2 मिनट में हो जाता है। कर लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर निकालना क्या है? You have to calculate number of gold atoms present in this sheet. Total number of गोल्ड का वेट क्या है? मास 196। जो मोलार वेट होता है गोल्ड का वो 196 होता है। Na/40 Na/40 एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दे दो अगर हो पाता है तो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। सर वेट तो निकल गया कितना ग्राम होगा, लेकिन उसके आगे Na/40 आई थिंक करेक्ट है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 या ये करेक्ट लग रहा है। श्रेया ने आंसर किया? हाँ सर 1.50 into 10 की पावर 1.47 into 10⁻²2। हाँ ऐसा ही आ रहा है आंसर। सही, परफेक्ट है। बाकी लोग? अच्छा जी, अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बताऊं एक बार। सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल के देखो। ये जो आपको दिया गया है गोल्ड का शीट, इसकी आपको सर, उसका वॉल्यूम 10 निकालनी निकला। है। क्या? सर वॉल्यूम तो 10 निकला। 10 निकला है? हाँ नो सर 10 तो नहीं। नहीं डेंसिटी निकला। सर डेंसिटी नहीं, इक्वल टू मास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 10⁻1। नहीं नहीं सर। वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी शीट का वॉल्यूम क्यूबॉइड शेप हो जाएगी, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिंपली। और कुछ नहीं करना। जो शीट होगी ना वो क्यूबॉइड की फॉर्म अटेन कर लेगी, और हम लोग क्यूबॉइड की अगर वॉल्यूम बोलेंगे तो कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। करेक्ट? 0.25 हो सकता है मे बी। सो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आपको वैल्यू लिखनी है। सेंटीमीटर क्यूब से इसका मास निकाल के लेके आएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कल भी एक बार ये फॉर्मूला यूज हुआ था वाटर के लिए, किसके लिए हुआ था पता नहीं, लेकिन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो यहां पर वॉल्यूम अगर पता है, डेंसिटी आपको पता है, क्या आप मास निकाल सकते हो? ठीक बात है। देखो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर
इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 0.025 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू 0.025, ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। अभी इस कन्वर्जन में किसी को डाउट तो नहीं है? 25 को मैंने क्या लिख दिया, 25 mm को 2.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, क्योंकि जो mm होता है 1 मिलीमीटर की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर होता है 10⁻³ मीटर्स। 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 10⁻² मीटर्स। तो आप देख सकते हैं 10⁻⁻1 का गैप है, और मैंने वही गैप यहाँ पे चेंज कर दिया, मतलब यहां से एक डॉट इस तरफ खिसका है तो 2.5 में कन्वर्ट हो गया। 40 का यहाँ पे 4 कर दिया, और 0.25 का 0.025 हो जाएगा। जब कैलकुलेट करके आप आओगे तो 0.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? डेंसिटी इज इक्वल टू 19.6, मास मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितनी होगी 0.25। एज इट इज लिख दूं, मास इतना ग्राम हो गया। मैं परफेक्टली कैलकुलेट करने के बजाय इसको यूज करता हूं क्योंकि लास्ट में आके कट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय अगर मैं मोलार मास कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। गिवन मास कितना 0.25 इंटू 19.6 डिवाइड बाय 196, दैट इज मोलार मास ऑफ गोल्ड। अब यहां से गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल के आ गए। गोल्ड के नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, इसको मैं कट करूंगा तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा, और 0.025 आ जाना चाहिए मोल। ठीक है क्या? ठीक है। अब मुझे इसको नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में निकालना है। मोलिक्यूल्स ऑफ गोल्ड, सॉरी एटम्स ऑफ गोल्ड, एटम में निकालना है क्योंकि मोलिक्यूल तो है ही नहीं, एटम है गोल्ड का। गोल्ड कितना होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, नंबर ऑफ एटम्स आ जाना चाहिए सिंपली। डाउट आ रहा है? देखो 0.025 इंटू कितना कर दिया मैंने 6.023 इंटू 10⁻23। 10⁻ को इस तरफ खिसका दूं थोड़ा सा, 0.25 इंटू 10⁻22 इंटू 6.022। अब मैथ्स किसका स्ट्रॉन्ग है? मेरा तो बहुत वीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली क्या करूंगा 6.022 को 6 अज्यूम कर लूंगा, नियरली इक्वल टू 6, और 0.25 क्या कर दूंगा 1/4। 0.25 क्या होता है 1/4 को ही 0.25 कहा जाता है। तो मैं क्या करूंगा 6/4 को कट करूंगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, सो 1.5 इंटू 10⁻22। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। इतने एटम्स अप्रोक्सीमेटली होंगे। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करते तो 1.47 इंटू 10⁻22 एटम्स निकल के आते हैं। यहां तक कितने लोगों को डाउट है? आदित्य, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? समझ आया या नहीं क्या किया? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। कुछ लोग रिस्पॉन्ड सर नहीं कर रहे हैं। आदित्य यस सर, समझ आ आ गया, अंश, आदित्य, परम, प्रणव। प्रणव मेरे पास पहले भी स्टूडेंट रहा हुआ है बहुत। सर मैं बोल रहा हूँ। ओके, आ गया आपका सर आवाज। आदित्य नहीं है। क्या है? आद्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आद्या।
सॉरी आद्या, ओके ओके। कोई बात सो सब लोगों को आ गया। प्रणव, मेरे पास लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, लास्ट ईयर नहीं 2018 में एक स्टूडेंट था प्रणव, बहुत बोलता था, लेकिन अपना प्रणव अभी कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। सर वो स्टूडेंट अंश था, अंश जैसा। अंश, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। थोड़ा सा ये घुमा के था, लेकिन हो जाता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं है। नेक्स्ट लिखो आप। सर हाँ जी सर बताओ। एग्जाम में हमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 लेनी है, 6.023 लेनी है। 2-3 लेनी है। देखो, अगर आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके टाइम तक कैलकुलेटर साइड में इंक्लूड करते हैं। तो 6.022 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। 6.023 किस वजह से लेते हैं? ताकि हमको वो वैल्यू मेमोराइज हो जाए, क्योंकि 10⁻23 है, तो इस वजह से यहाँ भी 23 लिख देते हैं कि मेमोराइज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सर ओके। आप क्या करते थे? आप क्या करते हैं मतलब? वो मतलब 6 पॉइंट पूरा लिखते थे मतलब एग्जाम में कि बस नहीं, मैं अपने 6 लेते अकॉर्डिंग, थे? मैंने अपने टाइम में क्या कर रखा था, क्योंकि हमारे टाइम में कैलकुलेटर वगैरह की कोई फैसिलिटी था नहीं, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। अभी तो पेपर में ऐसा हुआ है कि आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, करेक्ट? हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में क्या करते थे कि 6 भी अज्यूम कर लोगे तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप एक सेलेक्ट कर सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। वैसे परफेक्ट 6.022 है, लेकिन अगर आप 6 अज्यूम करके भी चलोगे तो आपको नियर बाई एक ऑप्शन तो मिल जाएगा। हेलो, यस सर। बात समझे ना? थोड़ा सा सर लेकिन ऑप्शन, टैक्टिक्स हमारे टाइम में थोड़ा डिफरेंट थी, आपके टाइम में थोड़ा डिफरेंट हो गई है। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और अभी जैसे अभी करना पड़ रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेट, आपके टाइम तक और एग्जैक्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि साइड में एक कैलकुलेटर का फैसिलिटी भी मिल जाए। सर लेकिन ऐसा भी ऑप्शन रहता है ना जिसमें ना पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस रहता है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं ना कि हो सकता है कि आपके टाइम में कैलकुलेटर भी मिल जाए। 6.022 का जब आएगा बात, तो इतना बड़ा गैप नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे से वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाओ 6.022 और 23, तो बच्चे से उतनी कैलकुलेशन नहीं होती, तो इस वजह से वो ऑप्शंस थोड़ा सा डिफरेंस में दे देते हैं। लेकिन जहां पे कैलकुलेशन, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम, जो हम लोग अज्यूम करके आईआईटी में सोल्व कराते हैं, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में 96500 अज्यूम कर लिया जाता है। 1 फैराडे। क्या? हाँ, 1 फैराडे। 1 फैराडे। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो 96500 होता है, तो 96470 समथिंग आता है एग्जैक्ट। तो मतलब वो काफी डिफरेंस में है वैल्यू। तो जब घुमाना होगा तो उसमें वैल्यू में कर सकता है चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चेंज बहुत छोटा है। उतना घुमाएगा अगर क्वेश्चन को, तो फिर बच्चे को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसको उतना टाइम पेपर के लिए नहीं मिलेगा। जब भी पेपर डिजाइन होता है तो पहले प्रोफेसर खुद पेपर दे के देखते हैं। जब भी आईआईटी का पेपर डिजाइन करते हैं ना, तो आईआईटी में प्रोफेसर, जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं, वो खुद बैठ जाते हैं और खुद सोल्व करके देखते हैं। फिर उनसे जितने टाइम में क्वेश्चन सोल्व हुआ, उसके अकॉर्डिंग पूरा टोटल टाइम कैलकुलेट करके देंगे कि बच्चे को कितना टाइम इस पेपर में लगना चाहिए। ऐसे पेपर डिसाइड होता है। बात आया समझ में? तो इतना टिपिकल कैलकुलेशन नहीं देता है आज की डेट में, क्योंकि पहले क्या होता था, एक आरसी मुखर्जी नाम से बुक आती है, सुना आपने? केमिस्ट्री की। यस हाँ सर, केमिस्ट्री के आरसी मुखर्जी, बहुत सुना होगा, बहुत फेमस बुक है, बहुत टफ और बुक है। कोचिंग में बहुत पढ़ाई जाती है कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उस बुक के साथ, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन 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 है, करते रहो बैठ के। देखा है किसी ने सोल्व करके उसके कैलकुलेशंस? यस सर, बहुत टफ होता है सिर्फ उसका। कैलकुलेशन होती है उसमें। हाँ, वो बुक पैटर्न का नाम क्या ही है था, केमिकल कैलकुलेशन। वो पैटर्न क्या था, हाँ 1990s से 2000 तक फॉलो हुआ था। मैं लगातार मतलब इसको काफी मॉनिटर किया हूँ कि कैसे पैटर्न चेंज हुआ है आईआईटी का।
1990s से 2000 तक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे केमिस्ट्री के अंदर। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। कुछ कुछ पिछले 2 साल में एक पैटर्न चेंज ये हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब एनसीईआरटी में कोई स्ट्रक्चर बना रखा है तो आपसे वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली पूछ लेगा कि उसके स्ट्रक्चर में ये एटम कहाँ लाई करेगा। तो ये पैटर्न में थोड़ा सा अभी पिछले 2 साल में चेंज आया है। उससे पहले क्या था, कॉन्सेप्चुअल पेपर बनने लगा था। मतलब 2000 से लेके और 2017 तक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पेपर आया है। बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट ठीक है, उसको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, इजिली हो जाएगा पेपर। लेकिन उससे पहले वाले 10 साल में क्या था कि पेपर में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आती थी, तो इस वजह से वो आरसी मुखर्जी सोल्व कराते थे। अब उस टाइम इंटरवल का कोई पढ़ा हुआ टीचर होगा, मतलब उस टाइम इंटरवल में किसी ने आईआईटी क्वालिफाई किया होगा और वो अब कोचिंग में पढ़ा रहा होगा, तो वो आरसी मुखर्जी को अच्छी बुक मानेगा, क्योंकि उनके टाइम में तो वैसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब वो वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, अब पैटर्न बिल्कुल चेंज है। तो ये फर्क आया है। मतलब अब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम दिखते हैं। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन बना दिया हो, जैसे आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस सुना है। तो नीट में भी वैसे ही आता है आईआईटी बेस्ड लेवल। हाँ, नीट में भी अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आ रहा है। नीट में भी ज्यादा टिपिकल के, नीट में वैसे कभी टिपिकल आया भी नहीं इससे पहले भी। तो नीट में तो वैसे ही टिपिकल नहीं आता था, आईआईटी में आता था। आईआईटी का ये पैटर्न चेंज कर दिया है। एक और चीज, कुछ बच्चे असर्शन रीजनिंग में लगे रहते हैं। कभी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व किए हैं? हाँ सर। ये सर सबसे खत्म वही होता है। इस साल IIT तो में 10th कभी ने नहीं भी पूछा असर्शन जाता। रीजनिंग क्वेश्चंस दिए थे। आईआईटी में नहीं आता है। ये बहुत देखा खुशी की आपने? बात है सर। आईआईटी में कभी भी असर्शन रीजनिंग नहीं आता है, क्योंकि आईआईटी के बच्चे का दिमाग उस लेवल का होना चाहिए कि यहां से कोरिलेट करने चले। मतलब अगर रीजन को कोरिलेट करने चलोगे तो कहीं ना कहीं वो परफेक्ट होगा स्टेटमेंट के लिए आंसर, कहीं ना कहीं जाके आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब नीट में तो असर्शन रीजनिंग पूछता है, लेकिन आईआईटी में कभी नहीं पूछता, क्योंकि 2007 से लेके और 9 तक 1-2 बार पूछा गया था असर्शन रीजनिंग। और असर्शन रीजनिंग जब भी पूछा गया तो उसका आंसर करना आईआईटी के लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि बच्चों ने ऐसे रिप्रेजेंटेशन भेज दिए कि ये आंसर तो हमारा सही है, वहां जाके ये इससे का रीजन बन जाता है। कॉन्सेप्ट बता देंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे करें तो रीजन तो बन जाएगा। तो इस वजह से असर्शन रीजनिंग हटा दिया गया। आईआईटी पैटर्न में फिर असर्शन रीजनिंग कभी यूज ही नहीं हुआ। करेक्ट? तो ये चीजें हैं। एक कौन गायब हो गया अभी? 1 2 3 4 5 6। आद्या। आद्या को क्या हुआ? एकदम से इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको। मुझे एक क्वेश्चन देना था, ये Yes, बड़ा sir. स्पेसिफिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है if if 2 drops of water, if 2 drops of water, आद्या एक क्वेश्चन लिखिए आप। if 2 drops of water contains 0.1 ml of water, अगर मैं 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लूं तो उसमें 0.1 ml वाटर होगा। 0.1 ml water. Okay, you have to calculate how many water molecules will be there in 40 drops of water. You have to calculate how many water molecules are there in 40 drops of water. करो ट्राई। गिवन डाटा तो बस इतना है ना कि 2 ड्रॉप में 0.1 मिलीलीटर वाटर है। हाँ, और गिवन डाटा 40 ये ड्रॉप है। एक डाटा और है जो मैंने कल बताया था, वाटर का डेंसिटी कितना? 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml।
वो कल बताया था, वो आपको याद भी ही रखना है। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। सर हाँ जी बोलिए। Na/9 Na/9 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा मैंने, क्योंकि अपनी तरफ से दिया था तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, सो 40 ड्रॉप्स में कितना होगा? 0.1 टू 20 ml over 20 ग्राम्स। सो 20 ग्राम्स का मतलब कितना होगा? 20/18। सो Na/9 तो नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक है। Na/9 तो नहीं आएगा। सर सर Na/10 2 मिनट का टाइम दीजिए ना पहले। हाँ, आराम से टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। करते रहो, मैं आराम से खड़ा हूँ, आप करो। सर Na/10 नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, इसने 2 मिनट का टाइम मांगा है, उसी के बाद। सर Na/90 आ रहा है। Na/90 यस तो देखते हैं। सर बस 2 मिनट, मेरे को गलती मिल गई। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अजीब आंसर। बहुत अजीब आंसर है। कितना आ रहा है? Na/11,200। Na/11,200। Na इंटू नहीं होना चाहिए, या अपॉन होगा। अपॉन बोल रही है। चलो देखते हैं, स्टार्ट कर दो आप। यस सर। ओके। यस सर। 40 ड्रॉप्स के अंदर Yes, sir. कितने ml होंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि 40 ड्रॉप्स के अंदर कितने ml वाटर होगा। आपको पता है 0.1 ml में कितना, 2 ड्रॉप्स में कितना? 0.1 ml। 0.1 1 ड्रॉप में कितना होगा? 0.1/2। और सर 40 ड्रॉप्स में 0.5 था कितना? ना 2 ड्रॉप में। क्या? सर 2 ड्रॉप 0.5 था ना। 0.1 लिख तो रखा। 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0.1 ml। 40 ड्रॉप्स में कितना होगा? 40 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2। कितना आया? 2 ml हुआ क्या? 2 ml तक आया था। 2 ml। कुछ एक का सही है शायद, जिसने कुछ बोला था शायद, मुझे याद नहीं, लेकिन एक का सही है शायद। 2 डिवाइड बाय 18 1 Na/9 जिसका था, किसका था? सो स्टार्टिंग में मेरा था, फिर मैंने चेंज किया। चेंज नहीं करना था भाई। मैंने Na/9 ही बोला था।
हाँ ये ठीक है, Na/9, सो 0.1/9 मोल निकल के आएगा। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा? एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1/9 मोल के अंदर कितना? Na/9 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। सर हाँ जी बोलिए। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल ठीक बात है। तो 2 को सेंटीमीटर में चेंज, सेंटीलीटर नहीं, सेंटीलीटर तो होता ही नहीं। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब इसीलिए गलती हो गया। इज इक्वल टू 1 ml। मैं कुछ कन्वर्जन और बता देता हूँ। हाँ जी कोई बोल रहा था? हाँ सर, तो हाँ जी। अगर हम इसी चीज को लीटर के फॉर्म में लिखें, मतलब कि मोल निकालिए, उसके बाद फिर कितना लीटर में है, मतलब एक ड्रॉप में कितने, मतलब कितना मोल है, लीटर के फॉर्म में कन्वर्जन हम कर फैक्टर्स लेंगे। चाहिए आपको? हाँ हाँ, मैं और लिख रहा हूँ उसके सारे। बाद फिर हम मोल से निकालेंगे एंड 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर Na/11200 आ रहा है, फिर उसमें अलग नहीं, आंसर आ रहा है। सुनो, तो डेंसिटी होती है ना, वो दो टाइप से गिवन होती है, या तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। परफेक्ट। दो टाइप से यूजुअली डेंसिटी गिवन होती है, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू ml, अगर ml में वॉल्यूम ले रहे हो तो आपके पास वैल्यू मास की किस में आएगी? ग्राम्स में आएगी। और अगर आपने ले लिया लीटर में, तो फिर मैं आपको चेंज दिखाता हूँ कितना बड़ा चेंज आता है। 1 मिनट दो मुझे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर्स होता है। मतलब कन्वर्जन लीटर में करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। या तो आप पर सर ना, हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन था कि आपने क्या किया? लीटर में कन्वर्ट कर लिया, करेक्ट श्रेया? नहीं सर, मैंने ऐसे 22.4 लीटर होता है ना, तो उसको मैंने ml में कन्वर्ट कर नहीं दिया नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। वो गैस के लिए वैलिड होता है, वाटर क्या होता है? अच्छा हाँ, सॉरी, समझा। मैंने ml देखा ना, तो फिर आपने जो बोला गलत है, तो मैं सोची कि ml है, तो फिर हाँ वॉल्यूम होता वाला है, फॉर्मूला कंफ्यूज कर लगा गए। के देखूं। यहाँ पर ना हाँ गैस के लिए 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मोल, लेकिन लिक्विड के लिए ऐसा नहीं होता है। लिक्विड के लिए जस्ट 18 ml वाटर होगा ना, तो वो भी 1 मोल के बराबर है। यहाँ से और कॉन्ट्रडिक्ट। सर मेरा गलती हो गया ना, क्या गलती हम हुआ? उसको सेंटी को मिली को सेंटी में चेंज करना शुरू कर दिए। तो मेरा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, 0.5 ml ले लिया। कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो आधे से ज्यादा तो सिली मिस्टेक्स होती हैं पेपर में। जब आईआईटी के पेपर देने जाते हैं तो आधे से ज्यादा हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। दिया कुछ होता है, नोट में पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और बच्चा क्या करता है? पहला ऑप्शन करेक्ट मिला और टिक कर दिया। ये बहुत होता है, तो ये चीज अवॉइड करनी है। क्वेश्चन एक बार पूछ लेना है, अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो दोबारा पूछ लो। ये हटा सर, दूं मैं तो क्वेश्चन? मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में ना गलत ही क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कई बार, हाँ गलत होता है। ये बहुत मिस्टेक होता है। तो क्वेश्चन की हमेशा 2 या 3 बार रीडिंग लिया करो कि क्या पूछना चाह रहा है और मैं क्या आंसर कर सकती हूँ उसका। ठीक है? एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे सोच लिया तो आपका आधा आंसर तो वहीं से हो जाएगा। ओके, ये पार्ट आपका डन हो गया है। मेरे ख्याल से अब मोल में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो क्वेश्चन और दूं क्या? थोड़ा टिपिकल और दे, एक दो दे के देखता हूँ, शायद देखता हूँ कैसे कर पाते हो। What is the charge of 96 AMU of sulfur 2 minus? 96 AMU of sulfur 2 minus का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
कितना होता है 1.6 और 1.9? 1.9 1.9 1.6 6 होता है 9 होता है, कौन बताएगा? दो लोग तो एग्री भी कर दीजिए 1.9। नहीं 1.6 शायद, पता नहीं, 1.6 शायद। अच्छा जी, तो 1.9 ही होता है। 1.9 होता है। 1.9 ही होता है सर हाँ सर 1.9 1.9 होता है। हाँ, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा ऐसा करके, वो अच्छा 9.1 या 1.9 ऐसे करके। सर मोलर वेट ऑफ सल्फर क्या होता है? 16 सल्फर 32 का ना? 32 होता है। देखो कैसे हाँ भर देते हैं फटाफट फटाफट। हाथ हो गई हाँ भरने की भी। ऐसे हाँ नहीं भरना चाहिए, समझे? अगर टीचर ने लिख दिया तो उसका मतलब हमेशा करेक्ट होगा। हाँ जी, सबने हाँ भरा था ना। तो नंबर ही कितना कंफ्यूजिंग था तो भूल गए थे। बस 6 ये और ध्यान 9 रखना है 1.6 ही होता है। प्रोटॉन के केस में भी मास वाला 1.6 होता है, यहाँ भी 1.6 होता है। ओके, 9.1 क्या आता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे थोड़ा डिफरेंट है, पावर -19 रहेगी। तो एक कूलाम्ब में चार्ज लिखा गया है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। आपको मुझे बताना है 96 AMU ऑफ सल्फर 2 माइनस में कितना चार्ज होगा। और सल्फर का मैं लिख देता हूं कितना होता है 1632। आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। सर आ गया है लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा आ गया, लंबा चौड़ा हाँ, नहीं 4.8 into 6.022 into 10 to the power 4। 4.8 इंटू 6.2 इंटू 10⁻⁴। इतना हाँ मुश्किल नहीं आएगा, आसान आएगा। इतना मुश्किल नहीं आएगा, आसान आना चाहिए। सर 1.6 into 10⁻⁻19 into 4। इंटू 4, 1.6 इंटू 4 कर रहे हो सकता है, मे बी प्रोबेबल। 1.6 इंटू 4 से मुझे एक बार कैलकुलेट कर लेने दो, फिर मैं बोल देता हूँ। 6.4 into 10⁻⁻19 हो जाएगा। ना गलत है, कुछ मिस्टेक कर गया। सर कितने सल्फर एटम्स होंगे 96 AMU में? 3 मोल होंगे। 3 मोल होंगे, सर 3 मॉलिक्यूल सर वो आयंस होंगे सिर्फ? 3 मोल होंगे या सिर्फ 3 आयंस होंगे? सर 6 सर वो तो 6 into 1.6 into 10⁻⁻19 होगा। 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेक्ट। तो 4 मोल होगा 96 एम ऐसा। सर बट वो AMU में है ना। AMU में मोल कहाँ से आ जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वही तो सर पिछली क्लास में भी तो आपने बोला था। हाँ तो मैंने समझाया था अच्छा आपको इतना हाँ अच्छे से। हाँ। सर करते समझ समझ गए ना कहाँ गड़बड़ कर गए? सर जल्दी में आंसर देने के कारण हो जाता है। हाँ तो आराम से करो, मैंने कब कहा आपको सबसे पहले आपको ही आंसर करना है? बिल्कुल आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वहाँ पे 96 AMU है, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि वो 4 एटम्स है, मतलब 4 एटम्स के इक्वल ऐसा। कैसे निकाला आपने 4 एटम से? 96/32 3 होगा सर 3 वो आएगा, तो। 4 आएगा या 3 आएगा? 96/30। सर 6 into 1.6 into 10⁻⁻19 नहीं होगा। हाँ आंसर वही है, वो ठीक है, आप सही बोल रहे हो। 3 होगा 3।
3 होगा ना, 4 नहीं होगा। (96) AMU के अंदर 3 एटम्स ऑफ सल्फर होना चाहिए, या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 आयंस ऑफ सल्फर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आयनिक स्पीशीज है। कैसे करेंगे? 96 डिवाइड बाय 32, दोनों AMU में होता है। यस सर। मतलब अगर एटम्स में निकाल दो AMU से AMU कैंसिल, 3 एटम बच जाएंगे सल्फर के। परफेक्ट। 3 एटम्स ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव, और 3 आयंस ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव। 3 आयंस के अंदर कितना चार्ज होगा? एक आयन पे कितना चार्ज है? 2 माइनस। 3 आयंस पे कितना हो गया? 6 माइनस, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया है। परफेक्ट। आपके पास एक आयन पर 2 माइनस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। 3 आयंस पे कितना हो जाएगा? इंटू 3 कर दूं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा। 6 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? इतना मैंने दे रखा है पहले ही आपको, तो क्या करूंगा? 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये निकालने जाओगे तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 निकल कर आएगा। वह यूनिट क्या होगी? कूलाम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। कूलम। हो गया भाई? किसी को कोई डाउट है तो Yes, पूछिए। हाँ सर। हाँ जी बताओ। सर सल्फर के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, हम तो उसके हाँ, बस। बट क्या वो चार्ज में हाँ उसका काउंट तो होंगे? चार्ज के बारे में ना। आपने चार्ज पूछा था। मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ सल्फर 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने सारे काउंट कर दिए, लेकिन चार्ज में सिर्फ ये वाला पोर्शन काउंट होगा। बाकी सब कुछ क्या होता है? बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो प्रोटॉन्स से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वहां पे प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। ओके। यस सर। कोई और नो डाउट? सर। हाँ सर। बताओ। सर नहीं समझा। नहीं समझ आया? देखिए सल्फर जो एटम है वो कुछ मैं बना के कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास न्यूक्लियस में 32 पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी 16 पॉजिटिव चार्ज है। 16 पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं 8 हैं। 6 हुआ 6। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 6 होगा 6। 6 नहीं होगा, 8 2 होगा। माइनस 2 माइनस है ना, 2 एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस है ना। अच्छा। ओके। हाँ अब सर, मैंने इसने इसलिए 18 से उसको मल्टीप्लाई किया। हाँ, इसने हाँ। क्या किया? देखो नेट हाँ। एटम में ना 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। होना कितना चाहिए था? 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रल स्पीशीज होता, कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन क्या हुआ? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस एटम पे कुछ चार्ज भी लेके आएंगे। यस सर। बात समझ में आया ना? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए, ये इस एटम पे कुछ चार्ज भी लेके आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जितने इलेक्ट्रॉन्स थे 16 इलेक्ट्रॉन्स जो ओरिजिनली थे वो तो न्यूट्रल रख रहे थे एटम को। यहाँ पर जो इस पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था इसको ये 16 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज कर रहे थे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए हैं यही चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब क्या Yes, होगा sir. कि सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज में काउंट होंगे। यस सर। ओके। आया ना बात समझ में? तो जो 16 इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली थे वो न्यूट्रल कर रहे थे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो क्या कर रहे हैं? चार्ज जनरेट कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? कुछ और डाउट है? बताओ। 9, हाँ वो समझा। अब एक और डाउट।
हाँ हाँ सर वो 96 AMU है। मैं क्या करी, मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट करी थी, फिर मैं उसके मोल्स के फॉर्म में बिल्कुल निकालने कर की सकते कोशिश हो, करी बिल्कुल थी। कर सकते हो। सर हम भी वही कर रहे थे। सर आप तो फिर करके दिखा, मैं तो करके सर आप दिखा करके देता हूँ, दिखाइए। मैं करके दिखा देता हूँ एक मिनट। कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाता है उसका सर। हाँ सर दोनों बहुत अजीब आंसर आ रहा था। कोई बात नहीं, सर देखते हैं। दोनों मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूं, 96 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कैसे 96 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। यस Yes, सर, sir. हाँ ये हुआ। हाँ सर मैं अपॉन इसको 32। कैलकुलेट करूंगा ही नहीं, मैं 32। फंसूंगा ही नहीं, आगे आगे कट होता जाएगा। सर दोनों MU में सर तो कट तो हो ही जाएगा। एटम तो हमें वैसे निकालिएगा करना ना। है ना। रुको 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 रुको, इनके तरीके से एक बार सोल्व कर देते हैं, इन्होंने जैसे किया वैसे चलते हैं। तो मैंने ऐसे किया, ये मास बना दिया, अब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 32 से, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। परफेक्ट। हाँ सर। यस सर। यस कितना हुआ, सर। 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24, ये क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ आयंस में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ सर। बाबा वो भी कर लिए थे। सर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻20। नहीं नहीं आ जाता है। ये तो कट गया। ये तो हट गया सब, 10⁻, कितना हाँ बचा, हाँ 1.6 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। हाँ सर कट गया। कितना बचा, 3 3। एटम, वापिस से 3 एटम से बच गए जो मैंने Yes, वहां sir. से हाँ निकाला था। सर। सर हम लोग का हाँ नहीं आ रहा था सर। मेरा, लेकिन क्या नहीं आ रहा था, मल्टीप्लाई करने से। और क्या किए थे हम, वहीं पे जो है 1.66 भी डाल दिए थे वहीं पे ऊपर में जहाँ आप किए हैं। हाँ फिर 1.66 से कर लो। वहाँ नहीं सर, ये नहीं, वहाँ जो चाप किए ना 6.022 वहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी थी, इसीलिए कैलकुलेशन और खराब हो गया था। तो थोड़ा बाद में कर लो हाँ एक। मैंने भी सेम किया, मैंने भी सेम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर और मैंने पता है कैंसिल करना देख उसके बाद लेंगे। दिक्कत क्या हुई, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया वो तो ठीक था, उसके बाद दिक्कत क्या हुई, आप देख के उसको डर भी गए कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन सोल्व कौन करेगा। हाँ और आप और बोल रहे सर थे काफी सीधा साधा आंसर है। हाँ तो देखो IIT ना टिपिकल कैलकुलेशन नहीं दे रहा है आजकल, तो उसी टाइप का क्वेश्चन था। सर एक और चीज, फिर हम कंफ्यूज भी हो गए एक चीज में। आओ सर आप मोलर मास निकालते हैं वो आप ग्राम में निकालते हैं कि AMU में निकालते हैं? देखो, मोलार मास की यूनिट नहीं लिखते हैं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। मोलिकुलर मास AMU में होगा, मोलार मास होता है ग्राम में, लेकिन यूनिट नहीं लिखी जाती है, ओ, होता ग्राम सर में ही है। कन्वीनियंस के लिए नहीं लिखते हैं। सर चीज सब सेम होती है, उसको अलग अलग फिर नाम क्यों देते हैं? नाम किस लिए देते हैं, अगर तुम मोलिकुलर मास नहीं बोलते तो क्या आप बोल सकते पाते कि एक मोलिक्यूल का मास, जैसे इसमें सल्फर में मोलिकुलर मास बोले तो वो कितना होता है 32 AMU, क्या इस चीज को 32 ग्राम बोल सकता हूं मैं? नहीं नहीं बोल सकता, नहीं। दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, और यही हाँ, डिफरेंस क्वेश्चन को टिपिकल बना देता है। ये जो डिफरेंस है 32 तो फिर AMU सर ग्राम्स का, अगर मैं एटॉमिक मास और यूनिट क्यों मोलार निकाला? मास अलग अलग नहीं करूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और ये दोनों सेम हो Yes, sir. जाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन गलत होते जाएंगे सारे। तो सर वैसे भी तो स्कूल में हम सब गलत ही सिखा रहे हैं, हमें तो स्कूल में यही बोला था कि मोलर मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, कहीं पे भी यही आएगा तो ग्राम AMU सेम यही डाल देना। एटॉमिक मास फिर क्या हो गया? देखो मुझे भी यही वो तो बताया एटम का मास होता है। स्कूल में, तो मैं आपको कंप्लेन नहीं करूंगा, स्कूल में ये बताया गया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। स्कूल में क्या होता है कि टीचर पढ़ के आता है, अब उसके लिए बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्या AMU क्या ग्राम, तो सीधा बोलता है 32 मास है, लिख लो 32 मास है, समझे। सब बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता रहता है वहां पे और वो टीचर नहीं बता पाता। टीचर बताती है या नहीं बताती? सर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके सामने मुंह ही नहीं खुलता किसी का। अरे रे बोलते हैं कोर्स को तो पढ़ा जाता नहीं, दूसरा क्या पढ़ोगे तुम लोग, और चुप करा के बैठ सही है सर, हाँ सर यही पहले बोर्ड पास करो मारती तब भी है सर। कंपटीशन का। सर मारती भी है स्कूल में वो तो। सर हम लोग को बोला गया था कि याद कर लेंगे, अगर मोलर मास होगा तो ग्राम लिख लेने के लिए, और अगर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा तो AMU लिखने के लिए, ऐसा। अभी आ गया ये बात समझ में?
हम्म, सर एटॉमिक Yes, मास sir. यूनिट किस यूनिट होता है? एटॉमिक मास मैं यूनिट का आपको मेरे टाइम का केस बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो एक टीचर आता था और वो यूं बुक खोलता था और यूं पढ़ता रहता था, राइट डाउन बैक टाइट्रेशन इज यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वो कभी नजर उठा के ही नहीं देखता था पूरे लेक्चर में, सिर्फ ऐसे पढ़ता रहता था। देखो केमिस्ट्री सर टिपिकल क्यों हो जाती है? क्योंकि टीचर समझाना नहीं चाहता और बच्चा समझता नहीं है। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो, और उसको टिपिकल बनाना हो तो बहुत टिपिकल हो सकता है। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, कोई मुश्किल चीजें Yes. नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें। मैंने आपको आईआईटी के 3 क्वेश्चंस दिए आज, दिए थे? यस सर। कुछ था? यस सर। नहीं सर। नहीं था। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है। सर एक और चीज मेरा सुन लीजिए ना, एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट क्या होता है? किसका? एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यूनिट खुद में एक यूनिट है, ये एक यूनिट ही तो है। यूनिट को ही तो किसी के पीछे यूनिट लगाते का हैं। यूनिट एटॉमिक मास का सर क्या होता है यूनिट? क्या? एटॉमिक मास एटॉमिक मास का एएमयू, एटॉमिक मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। और आजकल जो नया यूज कर रहे हैं, जो नहीं लिखाते हैं हम लोग, वो होता है यूनिफाइड मास। डायरेक्टली यूनिफाइड मास बोल देते हैं। यस सर, यूनिफाइड मास। जो अभी सर 9th में बहुत सारा पढ़ा दिया गया था यूनिट, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो यूनिफाइड मास है, लेकिन आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो एएमयू बेसिस पे मिलते हैं, तो एएमयू बताना जरूरी है। वही चीज को आजकल यूनिफाइड मास बोलते हैं। ओके यस सर। ओके, आगे दे दूं क्वेश्चन? यस मैं सर। आपको एक चीज और बताना चाह रहा था, बिल्कुल छोटी सी चीज है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। ये एसटीपी एनटीपी कंडीशंस क्या क्या होते हैं, किसी को कुछ पता है? एक होता है एसटीपी, एक होता है एनटीपी। स्टैंडर्ड यस टेम्परेचर सर। प्रेशर। एनटीपी एक नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। और और एक एक स्टैंडर्ड होगा टेम्परेचर एसएटीपी, ये सुना भी नहीं होगा। दूर दूर सर एसटीपी और एनटीपी तो सेम होता है ना? सेम नहीं, होता है? अलग होता है। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होता है, होता है वो सर। स्टैंडर्ड होता है। अच्छा जी। नहीं, उसमें टेम्परेचर भी अलग होता है, ऐसे 300 केल्विन और 273 केल्विन। अरे ये तो एसटीपी काफी का बड़ा डिफरेंस बता दिया। ऐसा होता है क्या? सब होता है, ऐसे ही पढ़ाया गया है। अच्छा जी, पढ़ा है वो, कभी वेरीफाई करके देखा है? क्वेश्चन में तो हर जगह Platinum use 22.4 किया है। लगा देते हैं। अच्छा, वो भी बताऊंगा कैसे होता है। अब मेरी बात सुनो, क्या एटमॉस्फेयर अपने ऊपर कोई प्रेशर लगाता है? यस हाँ सर। सर, यस क्यों? सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों प्रेशर हाँ, लगाता है और अपने को फील क्यों नहीं होता है अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर लगा क्योंकि रहा है? हमारी ब्लड प्रेशर जो है वो कैंसिल आउट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमें कोई नेट फोर्स फील चलो नहीं यार देखते लेकिन हैं। माउंटेन पे अगर जाएंगे, कोई बड़ा माउंटेन सा पे प्रेशर जाएंगे मेरे तो ऊपर लगता तो मैं यूं दब जाता एकदम से नीचे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है यस। मेरे साथ। मतलब सर सरफेस बहुत ज्यादा बड़ा है हम लोग का। तो यूं नहीं हो जाना चाहिए एकदम। सरफेस हम लोग का ज्यादा बड़ा है। हाँ जी, चलिए मैं एक कहानी सुनाऊं छोटा सा। यस यस सर। सर। यस सर। हिंदी में बताते हैं प्रॉपर। एक राजा था और उसके दरबार में एक जादूगर टाइप इंसान घुसता है। बोलता है राजा से कि राजा मैं एक ऐसा आपको नारियल दिखाऊंगा जिसको मैं आपके दरबार में तोड़ूंगा, उस नारियल के 2 टुकड़े कर दूंगा, और उसके बाद मैं अपने जादू से उस नारियल को वापस जोड़ दूंगा, और उस नारियल के आप 7 घोड़े इस तरफ लगा लो और 7 घोड़े इस तरफ लगा लो, तो भी आप उस नारियल को दोबारा नहीं तोड़ पाओगे। राजा के सामने उसने करके दिखाया, कामयाब रहा। 7 घोड़ों से भी वो नारियल वापस से नहीं टूटा। क्या क्या होगा? इक्विलिब्रियम में कर दिया होगा कुछ।
इक्विलिब्रियम में कर दिया होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बीच में क्रैक तो आना चाहिए ना, दोनों साइड से लग तो रहा है फोर्स। सर दोनों साइड से कहीं इक्वल लगता होगा तो भी रस्सी तो टूट सकती है, इक्वल लगता हो, फोर्स बैलेंस हो सकता है, रस्सी तो टूटेगी और रस्सी में क्रैक होगा तो टूट ही जाएगी, यस सर। है ना? तो ये तो नहीं होना चाहिए, लॉजिक कुछ और है। क्या होना चाहिए? प्रेशर से कोरिलेट करके देखो कुछ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने क्या किया, अपने माउथ से, क्योंकि उस टाइम टेक्निक तो थी नहीं, अपने माउथ से सक करके उसके अंदर की सारी एयर, नारियल के अंदर जितनी भी एयर थी ना, उसको बाहर निकाल दिया। आप नहीं बता पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कैसे निकालेगा? क्या? तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया कि नारियल के बाद नहीं निकाला जा सकता है एयर। आप खींच, अगर प्रेशर से आप एयर खींचोगे वापस माउथ से तो एयर निकल जाएगी अंदर की, जो नारियल के अंदर एयर होता है। सर और तो उसके होल बाद तो करेगा ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाँ सर, काम किया होल और होगा और फिर जब प्रेशर आएगा तो फिर तो टूट जाएगा ही ना फिर तो। बाहर से अगर हम एटमॉस्फेरिक होल्ड प्रेशर करेंगे लग रहा है, अंदर से क्या हुआ, पूरा प्रेशर खाली हो गया। अब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको प्रेस कर देगा एकदम, दोनों साइड से नारियल को बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेस करके जोड़ देगा। बात समझ में आई क्या भाई? ये Yes, नारियल है, अंदर का प्रेशर हो गया 0, बाहर से बहुत हाई प्रेशर लग रहा है, जुड़ जाएगा। सर हाई एक और प्रेशर तो एक्सपेरिमेंट की बात अपोजिट करते डायरेक्शन हैं, में लग ये रहा है नहीं ना। समझ में आया होगा। एक तो आपने देखा होगा, पानी का गिलास होता है, उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगाओ और परफेक्टली उसको लगाओ इस तरह से कि पानी गिलास उल्टा करो तो भी वो पानी बाहर नहीं निकलता है। देखा है? सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। हेलो हेलो सर क्या वो यार पानी वाला ग्लास वाला फिर से एक बार बोलिएगा। हाँ, 7th 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट आता है कि पानी का एक फुल ग्लास लें, उसके ऊपर कार्डबोर्ड हम लोग रख दें, कार्डबोर्ड जो आता है वो रख दें और ग्लास को उल्टा कर दें तो भी पानी बाहर नहीं निकलता है। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पढ़े थे वो तो। हाँ सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कह रहे हो? उसका एग्जाम्पल था वो। हाँ, तो वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। वहां पे क्या हुआ है, पानी और कार्डबोर्ड के बीच से एयर निकाल दी गई है, तो उससे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड से, ग्लास के साइड से भी और कार्डबोर्ड के ऊपर से भी, उसके ऊपर लग रहा है। तो हम लोग पानी के ग्लास को उल्टा भी कर दें तो भी, क्योंकि mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो इस वजह से वो कार्डबोर्ड नहीं हटेगा, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। परफेक्ट? यस सर। यही होता है ना पानी का। जो ये जो ग्लास है, कुछ ऐसे, मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हाँ, ये जो ग्लास मैंने लिया, यहाँ पे ये ग्लास के साथ क्या होगा, इसमें से कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और mg कहाँ लगेगा, यहां से नीचे की तरफ वाटर का mg लगेगा। दोनों बैलेंस आउट नहीं होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ ही पुश करेगा कार्डबोर्ड को, मतलब कार्डबोर्ड अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। परफेक्ट? हटेगा कब? Yes. जब आप उसको खींचोगे, मतलब आप अपनी तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तब हट पाएगा कार्डबोर्ड। एक तो बात, म्यूजिशियन यही सब करता है। हाँ, यही सब किया जाता है, और क्या, सिंपल बेसिक साइंस ही होती है। सर इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं ज्यादा है mg से, mg ऑफ हाँ, वाटर इतना से। ज्यादा है, शायद मैंने जादूगर वाले एग्जांपल से आपको समझाया कि 7 घोड़ों का जो पावर होता है ना, उससे भी ज्यादा होता है। अगर एक्चुअल वैक्यूम अंदर क्रिएट कर दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो पावर जो होगी, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वो 7 घोड़ों की पावर से भी ज्यादा होगा। इतना ज्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एक बात सोच के देखो, अपने से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर तक जो आउटरमोस्ट लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर ही बोलते हैं आउटरमोस्ट को, मुझे याद नहीं, ज्योग्राफी मेरा वीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर, सेकंड है, सेकंड है, एक्सोस्फीयर। ओजोन लेयर, एग्जॉस्फेयर।
ओजोन लेयर तक हाँ। समझ लो, सबसे ऊपर जो लेयर है। अपने से ऊपर कितनी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, है ना? यस सर। और सब नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही होंगे mg, सॉरी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होंगे mg। यस सर। तो नीचे जो सरफेस पे इंसान घूम रहे हैं उनके सर पे कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा, उस जो वो इतना अमाउंट ऑफ गैसेस है वो प्रेशर लगा रही होंगी ना, और Yes, उसी sir. प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं सिंपली। परफेक्ट, आया? यस सर। सब हाँ Yes, बताओ। sir. सब बैलेंस कैसे करता है होगा वो, मतलब बैलेंस कैसे होता है? अपने पास जो ब्लड प्रेशर होता है, कभी मेजर किया है? बीपी मेजर करते हैं, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ब्लड अपनी बॉडी में फ्लो करता है। नीचे सबसे पहले हड्डियां हैं, हड्डियां तो इजीली टॉलरेट कर सकती हैं। उसके ऊपर मांस है, उसके ऊपर ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड प्रेशर उस चीज को बैलेंस आउट कर देता है। मतलब ब्लड जो प्रेशर क्या होता है, अगर आप ऐसे जोन में चले जाओ जहां पे प्रेशर कम हो, तो क्या होता है, ब्लड माउंटेन। आपकी स्किन से बाहर निकलने लग जाता है। अगर आप किसी ऐसे जोन में चले जाओ जहां पे प्रेशर नेग्लिजिबल है, यहां से निकल के सर आप माउंटेन। क्या, माउंटेन्स में कम होता है, Mountain. नेग्लिजिबल नहीं होता है। माउंटेन्स में थोड़ा सा वैल्यू वेरी करती है, लेकिन उतना वेरी नहीं करता है कि खून बाहर निकल जाए। लेकिन साइंटिस्ट स्पेस में। हाँ स्पेस में हो सकता है। तो स्पेस में वो स्पेसिफिकली, वो आपने देखो बड़े बड़े स्पेस सूट पहन के चलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। यस सर। हाँ बड़े सर, बड़े ताकि स्पेस सूट पहन के चलते प्रेशर हैं को वो कर सके। ताकि प्रेशर बैलेंस आउट हो सके। अपना प्रेशर को सिर्फ बैलेंस करने के लिए वो स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं, ठीक है? यस तो सर। आपका जो ब्लड है ना वो बैलेंस आउट करता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, स्किन के थ्रू ब्लड को डायरेक्टली निकलने नहीं देता, जबकि जो ब्लड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस आउट करता है। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं और आदमी का एग्जिस्टेंस इजी हो जाता है ऑन अर्थ, ठीक है? यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सॉरी, प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती हैं? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सर और एक सेकंड देना मुझे, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एक बार मुझे चेक कर लेने दो। वॉइस आजकल है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो मुझे एक बार चेक कर लेने दो कितना आ रहा है करंटली। सर आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है। हाँ वही वही, एक सेकंड। हाँ अभी आ गया वापस, अभी ठीक होना चाहिए। देखो अभी, हेलो, हाँ अभी सर। ठीक है? थोड़ा सा बीच में Yes, sir. आया था, ठीक है? हाँ मैं आपको बोल रहा था प्रेशर की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? पास्कल। पास्कल। बहुत बढ़िया, पास्कल। पास्कल, एटीएम, पास्कल। और कौन सी? एटीएम, बार, टॉर, बार। तो वो ऐसा ही नहीं है। एसआई तो पास्कल है, और लेकिन एटीएम ना तो अपना एसआई है ना बार एसआई है। और कोई बताओ? टॉर, और इनकी वैल्यू पता है क्या क्या होती है? एमएम ऑफ एनर्जी नहीं होता। सर वो 10.7 होती है पास्कल की। 10 यस पॉइंट, सर, कुछ था एचजी वाला, मरकरी का कुछ करके था। हाँ 76 mm ऑफ एनर्जी। हाँ 76 mm ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छे। ये 76 पढ़े थे mm हम ऑफ लोग एचजी क्या था? 9th में 10th में। 76? सर 8 में एटीएम था वो। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? 760, हाँ हाँ सॉरी 76 सेंटीमीटर ऑफ एनर्जी। अननोन था एचजी, ओके। सर मरकरी से याद था, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटीएम था पक्का। 76 भी आता है लेकिन वो सेंटीमीटर है। हाँ वो सेंटीमीटर। mm ऑफ एचजी में बात करेंगे तो 760 mm ऑफ एचजी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? 180 180। mm ऑफ एचजी को ही हम लोग टोर भी बोल देते हैं। इसी चीज को टोर भी बोल दिया जाता है।
So 1 ATM is equal to 760 torr or 760 mm of Hg. Okay? Yes, sir. बार क्या है? 1 bar is one- equal to 750 mm of Hg. ये क्या है? ये क्या फर्क है? कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 10 का फर्क है। जो आपका एसटीपी होता है ना, एसटीपी के अंदर बार प्रेशर होता है, 1 बार प्रेशर लिया जाता है, जबकि एनटीपी के अंदर 1 एटीएम प्रेशर लिया जाता है। ये बड़ा फर्क है। एसटीपी के अंदर 1 बार प्रेशर होता है, जबकि एनटीपी के अंदर 1 एटीएम प्रेशर होता है। सही है? Yes, sir. अरे आप तो बोल रहे सेम एसटीपी एनटीपी। मैंने नहीं बोला था। और भी कोई फर्क है? सर लेकिन कहीं कहीं एसटीपी एनटीपी प्रेशर के फॉर्म में देता है। उस पे भी आएंगे, कहीं पे सेम, कहीं कहीं पे सेम भी होता है। एसटीपी सर उसमें 22.4 760 होता और है। वो 750 है। हाँ, एनसीईआरटी में भी कहीं पे एनसीईआरटी में गैसियस स्टेट के अंदर लिखा हुआ है। हाँ। चलिए, एसटीपी के अंदर 1 बार प्रेशर होता है। एसटीपी के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी के अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि एनटीपी के अंदर और उसमें 30 20 300 डिग्री नहीं सेल्सियस। 27 सर 300 केल्विन नहीं होता है? 293। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो करंट स्टैंडर्ड है। एनसीईआरटी में आज से 12 साल पहले एसटीपी को क्या बोला जाता था? 1 एटीएम प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस। और एसटीपी और एनटीपी दोनों जगह सेम लिया जाता था, 22.4 लीटर्स ही लिखते थे। ओके? एनसीईआरटी में आज से 12 साल पहले दोनों को सेम लेके काम करते थे। लेकिन स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड है, एसटीपी ये है, एनटीपी ये है। तो 12 साल पहले एनसीईआरटी ने अपने सारे स्टैंडर्ड बदल दिए। एसटीपी पे जो वॉल्यूम निकल के आता है गैस का, 1 मोल ऑफ गैस का, वो निकल के आता है 22.7। 22.4 अब सुन लो। जबकि एनटीपी सब गलत पढ़े हम लोग। 22.4 लीटर्स। एनटीपी पे निकल के आता है 22 आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, क्योंकि आपका रेफरेंस बुक कौन सा दे रखा है? एनसीईआरटी। कभी आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा, शायद लास्ट ईयर ही पूछा है। मैं बच्चों को हर साल बोलता था कि ये दिक्कत आएगी, देखना कभी ना कभी आएगी, और लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा है और 22.7 यूज किया है। ठीक है? अब आपको जितने क्वेश्चन डिजाइंड हैं, आप जितना क्वेश्चन स्कूल में सोल्व करते हो या यहाँ पे सोल्व करते हो कोचिंग वगैरह में, या किसी कोचिंग की नोट वो बुक उठा के देखोगे, बुकलेट वगैरह, तो वहां पे हर जगह एसटीपी पे 22.4 ले रखा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो डिजाइन हुए थे वो आज से 12 साल से पहले से डिजाइंड है। एक पुराना प्रोसीजर चलता आ रहा है कि पहले ये होता था तो अब भी यही होगा, लेकिन चेंज हो चुका है ये चीज। ओके? पुराने प्रोसीजर के यस सर। हर जगह जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो 22.4 ही लेना पड़ेगा पुराने क्वेश्चंस में, लेकिन जो करंट स्टैंडर्ड है वो क्या बोलते हैं? 22.7 होगा। 22.7। ये है दिक्कत। सर कैलकुलेशन भी इजी करने के लिए कर दिया जाता होगा। हाँ, बेसिकली बात ये है कि टीचर लोग सोचते थे इस पे कितना कोई क्वेश्चन थोड़ी बन सकता है, लेकिन लास्ट ईयर ही पूछ दिया। मैं 3 साल से बच्चों को बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे दिक्कत है ये। पिछले बार हम लोग को तो बताया गया कि दोनों सेम है। हाँ, तो वही बता देते हैं ना, वही हम मैं लोग को कह तो रहा हूँ, सर एक ही बताया गया 22.4। यही गड़बड़ होता हाँ है। लेकिन 22.4 दोनों का ही बोला है। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो 22.7 मिलेगा। सर यस सर, और रेफरेंस तो 22.4 है।
सर देख लो। हाँ बताओ। ये डिफरेंस मतलब हम जब PV इज इक्वल टू NRT लगाते हैं तब निकलता है क्या? एक्चुअली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेट करके ही निकाला गया था। जब 1 बार प्रेशर लेते हैं ना, पहले क्या होता था 1 ATM करके करते थे तो 22.4 आता था। अब प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, 760 की बजाय 750 पे चले गए, तो प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है 22.4। प्रेशर क्यों रिड्यूस किया गया? प्रेशर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था वो बार मानने लगे। पहले स्टैंडर्ड जो था वो एटीएम में ही अज्यूम करते थे, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बार है, क्योंकि बार डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं पास्कल से, 10⁵ पास्कल के आसपास आता है। जबकि अगर इसका निकालने जाओगे एटीएम का तो 101.3 इंटू 10⁻² पास्कल समथिंग कुछ आता है, 10⁻³ पास्कल कुछ ऐसा आता है। मतलब उसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है एटीएम से करें तो कन्वर्जन। तो स्टैंडर्ड चेंज करके, हेलो यस सर। आवाज आ रहा है? यस तो सर। स्टैंडर्ड चेंज Yes, sir. करके 1 बार पे लेके चले गए। इंटरनेशनली शायद ये 1980s में चेंज हुआ था, एनसीईआरटी में आज से 12 साल या 13 साल पहले चेंज हुआ है। ओके, ये है। यस सर। यस सर। ये Yes, ध्यान sir. रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, और बच्चा सारा गलत करेगा क्योंकि जनता पढ़ा यही रही है कि 22.4 होता है हर जगह। तो ये गलती मत करना, बहुत सही चीज है। अच्छा क्वेश्चन इस बार बना दिया और बच्चों का गलत करवा दिया। ये किसमें? हाँ जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ था। ये क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जेई मेंस में, इस साल ही था शायद, हाँ इस साल जेई मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आया था। और सब्जेक्टिव में तो आपको पता है एग्जैक्ट आपको आंसर एंटर करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। तो आपको पता है सब्जेक्टिव में एग्जैक्ट आपको आंसर एंटर करना पड़ेगा 22.56, तो मतलब एग्जैक्टली 22.56 एंटर करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका क्या करोगे? 22.4 से कैलकुलेशन करके पूरी तरह गलत हो जाएगा। 22.7 से कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। ये बच्चा गलती नहीं होना चाहिए 22.4 और 20.7 का। अब आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कहां से ये डिफरेंस आता है। दो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आद्या एंड आर्यन। आद्या तो कनेक्ट हो गई, आर्यन को इशू है कुछ। 1 2 3। सर आप प्रेशर वाला कुछ बता रहे थे। क्या बता रहा था मैं? प्रेशर का मैं बता रहा था कि यहाँ पर 1 बार प्रेशर लिया जाता है, यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर लिया जाता है। आपका जो पास्कल से कन्वर्जन देखते हैं तो बार से बहुत आसान होता है, आपका एटीएम से करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 22.7, यहाँ पे 22.4। जो मेन चीज ध्यान करने वाली है वो ये वाली है। SATP मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आपको एनसीईआरटी के अंदर ढूंढना है कि SATP क्या होता है। ये आपका टास्क है। एनसीईआरटी पढ़ने को कहा था मैंने आप लोगों को। सर कौन सा चैप्टर? ये आपको ढूंढना है। गैसियस लॉ में होगा। सर Gaseous फर्स्ट state चैप्टर में। में ही हो गए। गैसियस स्टेट में है। तो SATP आपको ढूंढना है, गैसियस स्टेट के अंदर मिलेगा। आपको ढूंढ के बताना है कि ये सर होता क्या है। क्वेश्चन हाँ जी, सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मतलब फिंगर टिप्स से सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एसटीपी और एनटीपी से सोल्व होंगे। एसएटीपी का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मेंशन्ड है तो कभी भी पूछ सकता है। बात समझे मेरी? एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड मेंशन्ड है, अब कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप ये ऑब्जेक्ट तो नहीं कर सकते सर ये स्टैंडर्ड हमें पढ़ाया नहीं गया। नहीं बोल सर, दो। ये क्वेश्चन मतलब होल क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे तो फिंगर टिप्स एनसीईआरटी ही से करेंगे केमिस्ट्री का। नहीं, बुक और सब बता एनसीईआरटी दें। कर रहे हैं। एनसीईआरटी यार पढ़ने के लिए बहुत अच्छा बुक है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स चाहिए। अभी आपको करंटली मैं जो सोच रहा हूँ वो क्या क्या सोच रहा हूँ, एक तो मैं आपको एलन का स्टडी मटेरियल साथ साथ सप्लाई कर दूंगा। फिटजी का दूं या एलन का दूं? जो अच्छा है सर। एलन।
एलएन का मैं दे देता हूँ। एलएन में दोनों चीजें सेपरेट हैं, मतलब आपका थ्योरी पार्ट अलग है और क्वेश्चंस अलग हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस सप्लाई कर दूंगा, तो आप साथ साथ सोल्व कर सकते हो मेरे। ओके, आज से मैं देना शुरू करूंगा आपको एलएन का स्टडी मटेरियल। मैं मतलब आज मोल कॉन्सेप्ट का आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके सर। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपके साथ स्टडी मटेरियल इसका शेयर कर दूंगा, और साथ में अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो, जैसे कुछ डाउट आ गया, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे दिक्कत फंसा के यस सर। तो अपना डाउट पूछ लेना। ये ऐसे सब कुछ अपना हो गया है। सर ये टाइमिंग क्या होगा किस चीज का? पूछने का, मतलब क्वेश्चन कभी भी पूछ लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब सही लगे तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रात में 12 बजे। हाँ मैं जगा रहता हूँ, 2 बजे तक जगता हूँ, टेंशन मत लो। आईआईटी का ये फंडा पता है आपको? सब लोग जागते हैं लेट तक। सर नहीं होता है। नहीं होता? अरे रात 2 बजे सर, 12 बजे मैक्सिमम होता है सर। नहीं पता है, मैं सोता हूँ अराउंड 12:30 के अराउंड, और सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। सेम, तो मैं 12:30 तक टीवी देखती हूँ। टीवी कौन देखता है आज की डेट में? ये क्या बात कर रहे हो आप? वेब सीरीज। कौन सी वेब सीरीज देखते हो? तो बहुत सारा देखा हुआ टर्किश है। सीरियल। कौन सा? टर्किश सीरियल। टर्किश समथिंग, समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने? सर टर्की साइड का, टर्की है ना, उसका सीरियल भी आता है यूट्यूब पे, लेकिन वो सैटरडे संडे ही आता है। यूट्यूब पे मैं कोई नहीं देखता। सब मैं तो वेब सीरीज देखता हूँ बस। कौन सी देखता है? सब बहुत सारा देखा हुआ है ऐसे। अच्छा, घूल देखिए सर आपने नेटफ्लिक्स पे? देखी बहुत है, बेकार मेरे है। पसंद नहीं आई, अच्छा अभी नहीं, अभी सही आई है है ना वो। यार, अच्छा नहीं लगा मुझे। बहुत पुरानी है। मैंने सारी देख रखी है, आप जितनी बताओगे ना सब देख रखी है। सब मिर्जापुर। पर मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूं मेरे साथ, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज शेयर करता हूं। मैंने 11th-12th तक कोई मूवी नहीं देखी, सिंगल एक भी मूवी नहीं देखा, ना कभी मल्टीप्लेक्स, कुछ नहीं। और जब एनआईटी में पहुंचा तो मेरे पास आराम से टाइम ही टाइम था। मैंने 1940 से शुरू किया और 2011 तक की जितनी मूवीज थी सब देख डाली थी। सर गेम्स ऑफ थ्रोन देखे हैं? गेम भी खेल सकते हो, वहाँ काउंटर स्ट्राइक के सर्वर लगे हुए थे उस टाइम पे। नहीं काउंटर नहीं सर, स्ट्राइक, गेम्स ऑफ थ्रोन। गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा था। देखा था अपने टाइम में, एपिसोड आता था उसी टाइम देख लेते थे। सो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ जी, देख भी लिया आपने, ढूंढ लिया इतनी जल्दी, शाबाश। हाँ बुक थी। चलिए, कौन सा चैप्टर है? तो मैं आपको एक चीज और सजेस्ट कर रहा था, मेरी एक बात गैसियस समझ लॉ, लो। स्टेट्स ऑफ मैटर। ओह हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर से मैं आपको एक चीज और सजेस्ट कर रहा था। आप अगर इस टाइम इंटरवल में टीवी सीरीज या टीवी पे जाओगे तो भगवान ही मालिक है, आईआईटी नहीं निकलेगा। बहुत हार्श रियलिटी है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो बच्चा इस टाइम पे टीवी सीरीज या टीवी सीरियल देखता है, टीवी सीरियल और ज्यादा खतरनाक है, टीवी सीरीज भी खतरनाक है, उनका आईआईटी नहीं निकलता है। बच्चा देखता आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए है, लेकिन दिमाग में जब पढ़ने बैठता है तो वही सब घूमता रहता है कि टीवी सीरीज में ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, अगला एपिसोड आएगा, ऐसे देखूंगा। होता है? यस सर। यस सर। तो इस टाइम इंटरवल में आपको एक सजेशन दे रहा हूं मेरी तरफ से, बड़ा भाई समझ के कर लेना, कि आपको कोई भी टीवी सीरीज या टीवी अवॉइड करना है, बिल्कुल कंप्लीटली। और सर अकाउंट्स भी सारा, किस चीज का सोशल मीडिया। क्या कह रहे हो? सर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया भी मत। सोशल मीडिया पे
आप अपने काम का काम रख सको तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ दिक्कत है कि आप एक काम करने चले हो, जैसे टेस्ट देने चले लेकिन साथ साथ चैटिंग पे लग गए, तो दिक्कत है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो रह सकते हो, अदरवाइज क्या करो कि दिन में एक टाइम फिक्स कर लो कि 15 मिनट्स मुझे व्हाट्सएप के लिए या टेलीग्राम के लिए या फेसबुक के लिए देने हैं। दिन का फिक्स कर दो कि इतना ही टाइम देना है, और उस टाइम इंटरवल में अपना ओपन कर लिया करो, उसके अलावा मत यूज किया करो। तो ये 2-3 चीजें। सोने का रूटीन कैसे रखना है अपना, मतलब हम लोग अपना सोने का रूटीन कैसे रखना है? 11th क्लास में आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 12th में आगे थोड़ा प्रेशर बना देंगे, ठीक है? 11th में इतना डरने की कितना घंटे पढ़ना है कितने आइडियल? 6 आवर्स रेगुलर अगर आप 11th 12th में सेल्फ स्टडी के लिए दे रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। रेगुलर इन द सेंस लाइक बिना ब्रेक के बारे में नहीं, रेगुलर बिना ब्रेक के नहीं बोला जा रहा। सर, रेगुलर एक-एक घंटा मतलब में 10 रेगुलरिटी, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है। रेगुलरिटी सर, मेरा ब्रेक रूटीन है जितना कि लेना चाहो ले लो, आपकी मर्जी है, ब्रेक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टडीज के बीच में इनफैक्ट मेरा मानना है कि 40 मिनट्स पे एक 5-10 मिनट का ब्रेक होना ही होना चाहिए, तभी एक अच्छा फ्लो बन पाता है। लेकिन 2-3 चीजें, एक तो मॉर्निंग का रूटीन बना सको तो बहुत अच्छा है, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा पढ़ना। अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो तो उस टाइम पे एक काम जरूर करना है, जब नींद आने लगे तो लिखने का काम शुरू कर दो, मतलब मैथ्स शुरू कर दो। और हमेशा पढ़ना टेबल चेयर पे है, पढ़ने के लिए कभी भी अपने बेड का यूज मत करना। सर पीठ दर्द करने लगता है टेबल चेयर पे बैठे बैठे। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। मेरा जो छोटा भाई है ना, उसने आईआईटी क्वालिफाई कर दिया था, और उसके बाद डीसीई, आपने सुना हो, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। यस सर। हाँ सर। यस सर, डीटीयू ने सुना है, डीटीयू। यस तो वो डीटीयू में ज्वाइन किया था। अब उसका सीन क्या होता है, वो अभी पढ़ रहा है यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए। पिछली बार आईएएस प्री क्लियर था, हरियाणा सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में आके कट गया था। तो उसके साथ सीन क्या, वो बैठे बैठे इतना मोटा हो चुका है, सारे दिन बैठ के पढ़ता रहता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सर बैठने से मोटा होता है आदमी? हाँ, हो जाता है ज्यादा लंबा बैठने से। या मेरी तरह कर सकते हो कि आप 40 मिनट पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन ब्रेक 10 मिनट पे रख सको तभी। सर उठने के 10 मिनट तो बैठने पे तो वही सोचेंगे कि उठ के कितना कम काम किए थे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। 10 मिनट्स का ब्रेक लो, घूम फिर के आओ, आसपास घर में बात कर लो किसी से, और उसके बाद फिर से वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाओ। ऐसे सर उठते तो घर वाले बोलते हैं फिर उठ पढ़ाई करके उठ गए, बैठे नहीं चाहते 1 घंटा। सही में हाँ सही, यही होता। एक चीज मैंने आपको और सजेस्ट करना था, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए मैंने कहा था, आपको कहा था ना। यस सर। वो Yes, पढ़ना sir. कैसे है, एक बार वो और सुन लो। वो पढ़ना कैसे, उसका पैटर्न कैसे रहेगा। 3 पेजेस पर डे कहा था, है ना? यस सर। एक साइड को एक पेज मानना है, दूसरे साइड को दूसरा पेज, ऐसे मतलब एक साइड को एक पेज मान के, ये एक पेज होगा, एक साइड से पलटा, और एक अगला पेज। तो ऐसे 3 पेज आपको सिलेक्ट करने हैं। और पढ़ना कैसे है, साथ साथ आपको एक हाइलाइटर रखना है। हाइलाइटर देखा होगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आपको 3 चीजें मार्क करनी है। जो आपको समझ नहीं आया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कोई भी चीज, मार्क कर दो उसको। जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है ये चीज, और तीसरी चीज ऐसा लगे कुछ चीज भूल सकते हैं, वो भी मार्क कर देनी है। 3 टाइप की चीजें आपको मार्क करनी है, जो भूल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज क्या होगी, जो बिल्कुल समझ नहीं आया। 3 चीजें मार्क कर लेनी पूरी बुक में, मतलब 3 पेजेस में, ये जो भी आपने पढ़े पर डे के हिसाब से, ये तीनों चीजें हाईलाइट कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या करनी है? नेक्स्ट चीज आपको करनी है, जैसे ही रीडिंग फिनिश हो जाए, जैसे ही आपकी इसकी रीडिंग फिनिश हो जाए, आपको क्या करना है, ये जो मार्क ऑब्जेक्ट हैं, जो भी आपने मार्क किया है,
उसे आप एक सेपरेट एनसीईआरटी कॉपी में लिख लोगे। इस एनसीईआरटी कॉपी में सिर्फ एनसीईआरटी का मटेरियल होगा जो आपने हाँ यहाँ सर, एक और डाउट था हाँ सर, जी। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसको कैसे रिड्यूस वही करें? वही मैं समझा रहा हूँ ना आपको। एनसीईआरटी कॉपी है साथ साथ मेंटेन कर देनी, मतलब कितना बनेगा, 3 पेज से कुछ भी नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल मार्क करोगे आप और वो उसको उस कॉपी में लिख लेना है, इतना ही ना। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, देखो मैं बल्क में फायदा बताता हूँ इसका। 3 पेजेस पर डे में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने कर दिया, लेकिन कुछ महीने बाद जब आपका एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा, जब एनसीईआरटी आपका फिनिश हो जाएगा तो उस सेकंड में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स कॉपी होगी, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा बोर्ड पेपर एनसीईआरटी से आता है। परफेक्ट। और एनसीईआरटी आपको Yes, लाइन sir. बाय लाइन पढ़ रखी है, मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत होगा नो सर। No, है ना। बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आपने एग्जैक्टली ऐसे फॉलो कर लिया ना। तो एक तो आईआईटी में कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो किसी को कुछ नहीं आ रहा हो। अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखा होगा उसके लिए तो इजी होगा, लेकिन बाकी सबके लिए गोल हो जाएगा वो क्वेश्चन। जैसे एसएटीपी उठाई पूछ दिया, एसएटीपी कंडीशन क्या है, जिसने पढ़ रखा होगा वो तो बता देगा, लेकिन जिसने देखा ही नहीं वो कहाँ से बता देगा। आप अपने स्कूल में जाके पूछ लेना किसी से, एसएटीपी किसी को पता ही नहीं होगा। आपको भी शायद इससे पहले नहीं सुना होगा ये नाम। सर स्कूल तो है ही नहीं, नहीं, नॉन sir. अटेंडिंग। हाँ मतलब जहां भी ऐसे होता है कि ये नाम आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एनसीईआरटी जिसने पढ़ रखी है वो फटाक से आंसर कर देगा, सर इसका तो ये आंसर है, हो गया भाई। और 4 मार्क्स उसको बेनिफिट मिल गया बाकी लोगों के ऊपर, है ना। तो ये बहुत बड़ा फायदा कर देगा अगर इस पैटर्न से पढ़ोगे। उसके बाद एक चीज और करनी है, रात को सोने से पहले ये जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, अपनी नोट्स कॉपी को एक बार रिवाइज कर लेना 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट में, क्योंकि उसी दिन शुरू से क्या शुरू से मतलब जब से ना स्टार्टिंग से जो लिखे हैं। ना 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 ना, जिस दिन का जो किया है वही रिवाइज करना है। जिस दिन का जो किया है मतलब उसी दिन क्या होगा, आपने 5 मिनट में देखते ही ध्यान आ जाएगा कि ये पढ़ा है अभी, यस सर। है ना। मॉर्निंग में उठ के एक बार फिर, और नेक्स्ट डे स्टार्ट करो तो प्रीवियस डे का एक बार इवनिंग में सोने से पहले, नाइट में सोने से पहले एक बार सुबह उठ के, और एक बार जब नेक्स्ट डे शुरू करो उससे पहले प्रीवियस डे का पढ़ लेना है। 3 बार कोई चीज आपकी आंखों के सामने से जाएगी वो आपकी मेमोरी से मिस नहीं होगी। जो केमिस्ट्री में बोलते हैं ना कि रटना पड़ता है, बैठ के रट्टा मारो, जो चीजें बार बार आंखों के सामने जाती हैं वो अपने आप याद हो जाती हैं, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बैठ के रट्टा मारो कभी नहीं रटा जाएगा चीजें। यस सर, जैसे गाना। तो बात समझे ना। तो बार बार चीजें आंखों के सामने से जानी चाहिए, तो उससे हो जाएगा। ये 3 बार आपको रिवाइज करना है और एक बार ये नोट्स लिखने हैं। 3 पेजेस में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसमें आपका एक बहुत अच्छा नोट्स कॉपी प्रिपेयर हो जाएगा और वो आपको आगे तक बहुत हेल्प करेगा। जब बच्चे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि बोर्ड में क्या आएगा क्या लिखें, आपको एग्जैक्टली पता होगा ये दिया हुआ है ये लिखना है। तो ये सीन रहेगा, ये चीजें आपको कर लेनी है रिवाइज। आगे मैं प्रोसीड करता हूं। अब हमारा ये सब कुछ हो गया, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले ये आप खुद करो फिर मैं बोलता हूं। ए सैंपल ऑफ अमोनियम सल्फेट, a sample of ammonium sulfate NH4 whole thrice PO4, a sample of ammonium sulfate। अमोनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है। सर तो सल्फेट आपने बोला या फॉस्फेट? सॉरी ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, मैंने मिस्टेक किया, सॉरी। ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट contains 6 moles of hydrogen atoms, 6 moles of hydrogen atoms। A sample of ammonium phosphate contains 6 moles of hydrogen atoms। The number of moles of oxygen atoms in the sample is, the number of moles of oxygen atoms in the sample is,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर पाओगे। सर एक बार अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बोल दीजिए। लिखा हुआ है आपके सामने। सर बोर्ड में हमको नहीं दिख रहा है, मेरा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए बस सुन ही के करना। NH4 होल थ्राइस, NH4 होल थ्राइस, NH4 लिख के उसके बाहर ब्रैकेट लगा के होल थ्राइस, हाँ होल थ्राइस, उसके बाद फिर PO4, PO4। PO4। थैंक यू सर। तो एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दीजिए। A sample of ammonium phosphate contains 6 moles of hydrogen atoms. A sample of ammonium phosphate contains 6 moles of hydrogen atoms. You have to tell me the number of moles of oxygen atoms present in the sample. ओके सर। Okay? सर फॉस्फेट का मास कितना होता है? सॉरी Required फॉस्फोरस, है? फॉस्फोरस। जरूरत है क्या फॉस्फेट के मास की? नहीं सर। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉस्फेट का मास वैसे 31 होता है, लेकिन जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। फॉस्फोरस का मास होता है 31, लेकिन जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। सर हाँ जी, 18 है। 18 देखते हैं। 6 मोल बताएं तो मतलब इसके कितना हो गया? 12 हाफ मोल हो गया, तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा? 18 तो नहीं लग रहा, लग तो नहीं रहा, देखते हैं। सर 64। 64 इतना ज्यादा? नहीं, आप सबका गलत है, मेरा ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ। फिर दोबारा क्वेश्चन सुनो। ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सर एटम। 32। फिर सुन लो क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। ये चीज ध्यान रखना, पहले ही मैंने सिर्फ इसके डायरेक्टली मोल्स नहीं दिए हैं, मैंने बोला इस हाइड्रोजन एटम के मोल कितने हैं? 6 हैं। 6 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स हैं। करोगे क्या? उससे निकालो कि इसके कितने मोल होंगे और उसके उतने मोल में कितने मोल ऑक्सीजन होगा। मैं बताऊं? सर नहीं सर, एक सेकंड। करो। सर हाँ जी बताइए। 2 है। 2 परफेक्ट आंसर। सर इससे तो यूनिटरी मेथड से कर लिया मतलब। मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई मेथड वेथड मत लगाओ, कुछ नहीं करना, मैं समझाऊंगा आपको। आप बार बार दुनिया भर के नाम याद करोगे और कुछ यूज नहीं है। हो गया सबका? मैं बोलूं? देखो यहां पर यस आपके सर। पास एक मॉलिक्यूल इसका है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है आपको दिख रहा है? 12। 12 हाइड्रोजन है। 1 molecule contains 12 hydrogen atoms. 12 hydrogen atoms.
6 हाइड्रोजन एटम कितने में होंगे? 2। हाफ मॉलिक्यूल में भाई, 2 में कैसे? हाँ हाँ 1 हाँ में हाँ 12, 6 में कितना? हाफ मॉलिक्यूल। अब हाफ मॉलिक्यूल तो होता नहीं, तो मैं क्या करूं, मोल में कन्वर्ट कर देता हूं। 6 मोल हाइड्रोजन एटम कितने में होगा? हाफ मोल मोलिक्यूल्स में, करेक्ट? सही है? इसमें किसी डाउट है? क्या किया मैंने? यहां तक कोई डाउट है क्या? एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाफ मॉलिक्यूल में कितना होना चाहिए? 6 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। 6 मोल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? दोनों साइड Na से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ मोल मॉलिक्यूल्स में होगा। ठीक बात है? मतलब अगर आपको 6 मोल हाइड्रोजन एटम दे रखा है, उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि हाफ मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गिवन। सर जो 4 है तो उसका हाफ हो जाएगा तो 2। हाँ, इसका हाफ मोल है। अगर इसका 1 मोल होता तो उसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। हाफ मोल है तो कितना ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा? आद्या, आपका कैमरा ऑन है? ओके। इसका हाफ मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए? कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होना चाहिए? 1 मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होना चाहिए था। हाफ मोल में कितना हो जाएगा? आधा, 2 मोल 2 ऑक्सीजन। मोल। किसी कोई डाउट है इसमें क्या किया मैंने क्वेश्चन में? आर्यन बोलो, कुछ डाउट था? नो सर। कोई डाउट नहीं। बाकी किसी को कोई डाउट? परम, प्रणव, नो सर।